इस संसार में दो प्रकार के लोग हैं। एक जो टोटली हेल्दी, शायद कम ही है, और दूसरा है रोगी। रोगी यानी ऐसा नहीं कि क्रॉनिक डिसीज़ वाले लोग ही हैं, एक्यूट डिसीज़ वाले भी है और क्रोनिक डिसीज़ वाले भी है। और रोगों की वजह से जो भी दर्द है, परेशानियां हैं, उससे निकालने के लिए दुनिया में बहुत सारी पैथीज़ है। जैसे एलोपैथी है, होम्योपैथी है, आयुर्वेदा है, सिद्धा, यूनानी, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, फिजियोथेरेपी, नेचुरोपैथी, बहुत सारी पैथीज़ है। हर पैथी का अपना एक इतिहास है। जैसे एलोपैथी की बात करें तो कुछ 200-250 साल पुराना उसका इतिहास है। होम्योपैथी भी करीब करीब उसी टाइम फ्रेम में आता है। आयुर्वेद की बात करें तो कुछ 3000 साल पुराना उसका इतिहास है। वैसे हर पैथी का अपना एक इतिहास है। अगर आप सर्च करेंगे, गूगल करेंगे, तो आपको हर पैथी का कोई ना कोई फादर मिलेगा। ठीक वैसे ही नेचुरोपैथी का फादर भी आप सर्च करेंगे तो गूगल में मिलेगा। लेकिन रियल में नेचुरोपैथी एक ही ऐसी पैथी है जिसका कोई फादर नहीं है। उसकी मदर है, मदर नेचर, माँ प्रकृति। तो हम ये सोचे कि नेचुरोपैथी कितने साल पुरानी है, तो उसके लिए ये सोचना पड़ेगा कि मदर नेचर कितनी पुरानी है। क्योंकि जब से प्रकृति है तब से नेचुरोपैथी है। हम सभी का शरीर नेचर से बना है, प्रकृति से बना है। तो माँ प्रकृति हमें जन्म देती है, वही हमें पोषण भी देती है, और जब हमारा शरीर छूटता है तो वही माँ प्रकृति हमें समा भी लेती है अपने अंदर। तो नेचुरोपैथी करना अर्थात रियल में तो नेचर के कनेक्शन में रहना। वो कोई ऐसी पैथी नहीं है जिसमें साधनों का इस्तेमाल किया जाता हो या कोई चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता हो ठीक होने के लिए। क्योंकि नेचुरोपैथी में केवल एक ही बात आती है, वो है प्रकृति से जुड़ने की। जब हम माँ प्रकृति के कनेक्शन में आते हैं तो वही हमें एनर्जी भी देती है, वही हमें पोषण भी देती है, वही हमारे अंदर के कचरे को भी निकालती है। अगर शरीर में कोई टूट फूट है तो उसको रिपेयर करने का काम भी वही करती है। जबकि हम दूसरी पैथीज में जाए तो हमें साधनों की आवश्यकता होती है, गोली की आवश्यकता, काढ़े की आवश्यकता या किसी चीज़ की आवश्यकता जिसके यूज़ से हम खुद को ठीक कर सके। नेचुरोपैथी में साधन की बात नहीं आती है, इसमें केवल साधना की बात आती है। साधना साधनों के बिना की जाती है। तो जो व्यक्ति साधना कर सकता है रियल में, वही नेचुरोपैथी कर सकता है। बहुत लोग ऐसा मानते हैं कि नेचुरोपैथी करना माना जूस पीना, फ्रूट खाना, सैलेड खाना, सूप खाना, फीका खाना, पानी पे रहना, भूखा रहना। रियल में ये नेचुरोपैथी नहीं है। नेचर के कनेक्शन में जाना मतलब तो नेचर में 5 एलिमेंट्स है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इन्हीं 5 तत्वों के कनेक्शन में जाना, और दूसरी बात, इन्हीं 5 तत्वों का बैलेंस इस शरीर में लाना, उसका नाम नेचुरोपैथी है। कनेक्शन की बात करें तो भूमि तत्व में बहुत कुछ आता है। जैसे हम कोई भी ठोस चीज़ खाते हैं तो उसको हम भूमि तत्व मान सकते हैं, जैसे कि अनाज है। अब अनाज के आटे हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं, तो सोचना चाहिए कि मेरा कनेक्शन भूमि के कैसे प्रकार से है। जैसे कि मैदा खाना अर्थात मैदे को अपने कनेक्शन में लाना, तो वो भी कनेक्शन है। ज्वार वो भी कनेक्शन है, बाजरा वो भी कनेक्शन है, मिलेट वो भी कनेक्शन है। हम किसके कनेक्शन में आते हैं? ज़्यादातर उसी से हमारी हेल्थ बनती या बिगड़ती है। जैसे मैं लिक्विड की बात करूँ, जल, जल यानी लिक्विड, रस। तो रस में तो पानी भी आता है, जूस भी आता है। फ्रूट के अंदर जब हम फ्रूट खाते हैं वो जूसी ही होता है, तो फ्रूट खाना अर्थात जल तत्व के संपर्क में आना ही हुआ। लेकिन अगर हम कार्बोनेटेड ड्रिंक्स लेते हैं, कोई और हार्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स लेते हैं, वो भी लिक्विड के फॉर्म ही है। चाय है, कॉफ़ी है, वो भी लिक्विड का फॉर्म है। हम किसके कनेक्शन में आते हैं? क्योंकि जैसा कनेक्शन होगा वैसा ही करंट आएगा, और जैसा करंट आएगा वैसा ही इफ़ेक्ट आएगा।
जैसे वायु की बात करें, हम लोग ज़्यादातर सभी यही प्रेफर करते हैं कि प्योर एयर हो, ऐसी जगह पे हमारा घर हो। लेकिन हम लोग गांव से मूव होकर सिटीज़ में आ गए, तो सिटीज़ में नेचुरली बहुत पॉल्यूशन होता है। ऐसे में प्योर एयर मिलना मुश्किल है। तो हम वैकेशन के लिए या थोड़ा सा चिल आउट करने के लिए ऐसी नेचुरल प्लेसेस पर जाना पसंद करते हैं जहाँ पे प्योर एयर हो। लेकिन मैं ऐसा कहूँगी कि बाहर की हवा तो शुद्ध मिल गई, लेकिन अगर आपके पेट में खाया हुआ खाना पचा नहीं, सड़ा, उस सड़े में से गैस पैदा हुई, तो भी आपका शरीर कैसे वायु के संपर्क में आ रहा है? ये सोचने वाली बात है। केवल बाहर से जो चीज़ें ली जाती है उस पर ही ध्यान नहीं देना चाहिए। हेल्थ में रियली अंदर क्या चीज़ है, क्या बन रहा है और बना हुआ क्या निकल रहा है, उस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। इसीलिए मैं अगेन रिपीट करूँगी, नेचुरोपैथी केवल खाने पीने वाली पैथी नहीं है। नेचुरोपैथी तो एक ऐसी क्रिया है जो भीतर का शुद्धिकरण करती है। वैसे भी जहाँ पर सफाई होती है वहाँ पे ना तो कोई सड़ी हुई चीज़ होती है, ना डस्ट होती है, ना जर्म्स होता है, ना फंगस होती है, ना कोई गैस होता है, ना कोई टॉक्सिन होता है, तो इन्फेक्शन की बात नहीं आती है। लेकिन अगर अंदर कहीं ना कहीं कोई पुराना कचरा या टॉक्सिन पड़ा हुआ है तो डेफिनेटली इन्फेक्शन तो बॉडी में होगा ही होगा। अच्छा, अभी एक ट्रेंड चल रहा है वर्ल्ड में बैलेंस डाइट का, या फिर मैं कहूँ कि जितना लोग ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी को पढ़ते जा रहे हैं तो एक अलग ही डाइट सिस्टम क्रिएट किया जा रहा है जिसमें हमें बताया जाता है कि आपकी प्लेट के अंदर एक साथ सब कुछ होना चाहिए। जैसे कि राइस होना चाहिए, रोटी होनी चाहिए, प्रोटीन के लिए दाल होनी चाहिए, विटामिन B12 के लिए पनीर होना चाहिए, फाइबर के लिए कोई भाजी होनी चाहिए जैसे कि स्पिनच और एनी अदर भाजी। ऐसा करके फिर छाछ होनी चाहिए फॉर गुड डाइजेशन। फिर कोई कहेगा कि दूध होना चाहिए कैल्शियम के लिए, कोई कहेगा कि अच्छे पाचन के लिए अचार होना चाहिए, फिर कोई कहेगा कि अच्छे से फाइबर्स के लिए थोड़ा सा सैलेड भी होना चाहिए। रियल में देखा जाए तो ऐसा हम करने जाए तो एक प्लेट के अंदर कितना सारा मिक्स करके हम खाते हैं। इसको रियल में खिचड़ा बोलेंगे, जो हमारे पेट के अंदर एक साथ जाता है, जबकि किसी को इस बात का नॉलेज नहीं है कि ये सारी खिचड़ी पकने के बाद अंदर जब पचने की प्रोसेस में होगी तो वो क्या क्रिएट करेगी। क्या वो सच में पोषक तत्व ही देगा शरीर को, या ये पकी हुई खिचड़ी पचने के बाद ऐसे ऐसे टॉक्सिन्स पैदा करेंगी जो शरीर के पता नहीं कौन कौन से अंगों में जाकर जमा होंगे और कोई ना कोई डिसीज़ का रूप लेंगे। क्या दूध और दही मिक्स होने से, बॉडी के अंदर जाने से कौन सा टॉक्सिन पैदा करता है किसी के पास नॉलेज है? तो हम कहेंगे नहीं। जनरल अंडरस्टैंडिंग है कि दूध और दही एक साथ मिलाकर नहीं खाने चाहिए। तो एक जो कहा जाता है कि हमारे अभी ऐसा ट्रेंड है कि कैलोरीज गिन के खाना दिया जाता है। तो मेरा एक क्वेश्चन है कि आप अपने दादी और नानी को देख लो, क्या वो कैलोरीज गिनकर खाते थे? क्या उनको किसी ने ऐसा नॉलेज दिया था कि आपके डाइट में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, इन सब का बैलेंस होना चाहिए? आप अभी की लोगों की जीवन रेखा में कहूँगी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी होती है, तो मैं कहूँगी हार्डली 70, मैक्सिमम 80, और उसमें से भी जो स्वास्थ्य की आयुष्य है वो कितनी? तो रियल में अभी जो सीन चल रहा है वर्ल्ड में, तो बैरली 30 to 40 की एज तक कोई हेल्दी रहता है। उसके बाद कोई ना कोई रोग और कोई ना कोई मेडिसिन चालू ही होती है। जबकि आप अपनी दादियों को देख लो, दादा को या नाना नानी को देख लो, उन लोगों की लाइफ स्पैन आप देखो तो 90-100 ईयर्स, और उसमें भी स्वास्थ्य कितनी एज तक रहा, तो वो लोग परफेक्टली 75-80 तक तो जी रहे हैं या जी गए हैं।
उनको तो किसी ने नॉलेज नहीं दिया कि भाई आपकी प्लेट में पनीर भी होना चाहिए, दाल भी होनी चाहिए, थोड़ा सा स्वीट का टुकड़ा भी होना चाहिए, कार्ब्स भी होने चाहिए, फाइबर्स भी होना चाहिए, सैलेड होना चाहिए, पचाने के लिए छाछ भी होनी चाहिए, अचार भी होना चाहिए। ऐसा उन्हें किसी ने नहीं सिखाया था, फिर भी वो हमसे ज़्यादा हेल्दी थे, क्योंकि वो किसी की नहीं सुनते थे, वो अपने शरीर की सुनते थे। भूख कितनी है, शरीर कितना मांगता है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ अभी सीज़न अनुसार क्या अवेलेबल है। उनके टाइम में फ्रिज वगैरह नहीं होते थे, कोल्ड स्टोरेज वगैरह भी नहीं होते थे, इसलिए सीज़न में जो पकता था वो लोग फ्रेश लाते थे और फ्रेश खाते थे। इसलिए 80 इयर्स तक वो लोग फ्रेश जिए। उनकी जनरेशन को आप देख लो, कितने लोगों का नी रिप्लेसमेंट हुआ होगा। और अभी आप देखो तो 40s की एज में भी डॉक्टर को प्रिस्क्राइब करना पड़ता है या सजेस्ट करना पड़ता है कि आपको नी रिप्लेसमेंट कराना पड़ेगा। तो क्यों? हम कहते हैं कि हमारी दादी भी दाल खाती थी, हम क्यों नहीं खा सकते? तो दादी दाल खाती थी तो दादी दाल को पचाती भी थी, उतना हार्डवर्क था उनका। क्या हमारा उतना हार्डवर्क है? अभी जैसे कोरोना की सीज़न चली तो एक ट्रेंड चला कि दवाई भी खाओ और प्रोटीन खूब सारा खाओ। हमारे कांटेक्ट में ऐसे पेशेंट्स आए जिनको हमने पूछा कि आप अभी डाइट में क्या ले रहे हैं, तो बोले कि वैसे तो रूटीन जो फुल मेनू रहता है, दाल चावल रोटी सब्ज़ी वही खाते थे, लेकिन अभी अभी डॉक्टर्स ने हमको प्रोटीन थोड़ा ज़्यादा लेने के लिए बोला। तो हमने पूछा कि आप क्या ले रहे हैं प्रोटीन के लिए, तो बोले कि हमने अंडे खाना शुरू किया। अच्छा, अंडे खाना शुरू किया तो मैं किसी धर्म या संप्रदाय का नाम नहीं लूँगी, लेकिन एक सिंबल वो धारण किए हुए थे, तो पता चलता है कि इस संप्रदाय में तो अंडे क्या, प्याज और लहसुन भी नहीं खाया जाता। ये अंडे कैसे खा सकते हैं? पर उन्होंने खाया। क्यों? क्योंकि डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया, उन्होंने डाइट सजेस्ट किया। तो धर्म को भ्रष्ट करके भी लोगों ने प्रोटीन के लिए अंडे खाए। कमाल है। क्यों? क्योंकि किसी ने सजेस्ट किया। तो प्रोटीन का क्या एक ही सोर्स है जो आपको अपनी संस्कृति को छोड़ना पड़ रहा है, अपने धर्म या संप्रदाय के नियमों को छोड़ना पड़ रहा है? रियल में प्रोटीन के नेचुरल सोर्सेस बहुत सारे हैं। अभी कई डॉक्टर्स चने के आटे की रोटी प्रिस्क्राइब करते हैं। तो मेरा एक सवाल है, एक है चना ड्राई फॉर्म में है, आप उसको पीसकर उसका आटा बनाते हैं और उसकी रोटी बनाते हैं, और दूसरा है उसी चने को आप 6, 8, 10 घंटे भिगोइए, फिर उसके स्प्राउट्स होने के लिए रखिए, फिर नेक्स्ट डे आप उसको खाइए जब वो स्प्राउट बन जाता है। तो रियल में दोनों को कंपेयर करेंगे तो हेल्दी क्या है? तो आप भी कहेंगे कि नेचुरली स्प्राउट ज़्यादा हेल्दी है। तो क्या उसमें प्रोटीन नहीं है? तो हम कहेंगे हाँ है। तो क्लियर है, आप आटे को क्यों चूज़ कर रहे हो? आप नेचुरल जो स्प्राउट जिसमें जान आ गई, ऐसी चीज़ को कंज्यूम कीजिए ना। वो आपके अंदर ऐसी जान भरेगा जितना वो एक जड़ता में से चैतन्यता में आया है, तो वो अंदर जाकर आपके सारी जड़ता को समाप्त करेगा। जड़ता माना क्या? एक प्रकार की स्टिफनेस, एक प्रकार का फटीग, एक प्रकार का आलस्य, वो सब जड़ता है। जैसे स्नायुओं में जकड़न होती है, जॉइंट्स में जकड़न होती है। क्यों होती है? क्योंकि हम खाने पीने में बहुत गलती करते हैं। मैं एक बात कहूँगी कि कई लोग कहते हैं कि क्या चीज़ हेल्दी है, क्या चीज़ अनहेल्दी है। दुनिया में इतने सारे वीडियोस बने हुए हैं। एलोपैथी में जाओ तो डॉक्टर्स का अलग ओपिनियन, आप लोग कुछ और बोल रहे हो, तो कन्फ्यूजन होता है। तो आप किसी की मत सुनिए, आप एक रोगी की सुनिए। मैं एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे किसी कॉन्स्टिपेटेड इंसान को आप गेहूं की रोटी बारीक आटे वाली लगातार रोज़ खिलाइए, 3 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, और उससे पूछिए कि पेट साफ होने में कैसा रहा। और उसी व्यक्ति को आप गेहूं का दलिया खिलाइए, और 1 हफ्ता, 2 हफ्ता खिलाने के बाद आप उससे पूछिए कि आपको क्या फ़र्क महसूस हुआ।
वो आपको बताएगा कि रोटी खाते हैं तो थोड़ा ज़्यादा ही कॉन्स्टिपेटेड हो जाते हैं, लेकिन दलिया खाते हैं तो मोशन क्लियर होने में बहुत इजी रहता है। तो रियल में क्या पचने योग्य है और क्या नहीं पचने योग्य है, ये रोगी से ज़्यादा अच्छा हमें कोई नहीं बता सकता। हेल्दी क्या है, अनहेल्दी क्या है, एक रोगी के बॉडी से ज़्यादा अच्छा और कोई नहीं बता सकता है। क्योंकि जो हेल्दी है उसका बॉडी कैसे भी करके हर चीज़ को पचा लेता है, लेकिन जो रोगी है उसी को समझ में आता है कि क्या इजी है और क्या डिफ़िकल्ट है। मैं दूसरा एग्जांपल दूंगी। जैसे किसी व्यक्ति का किडनी खराब है, फिल्ट्रेशन रेट GFR कम है और डॉक्टर ने डायलिसिस सजेस्ट किया है पर अभी तक कराया नहीं है, स्वेलिंग दिख रहा है। आप उस इंसान को नमक वाली चीज़ें खिलाइए, 2 टाइम 3 टाइम नमक वाली चीज़ें खिलाइए, फिर उस स्वेलिंग में क्या चेंज आता है वो देखिए, वो बढ़ता है या घटता है। या किसी लिवर सिरोसिस वाले पेशेंट जिसके बॉडी में वाटर रिटेंशन होता है, उसको आप ज़्यादा नमक या रूटीन नमक वाला ही खिलाइए और उस स्वेलिंग को आप ऑब्ज़र्व कीजिए। आप खुद समझ जाएंगे कि नमक क्या इफ़ेक्ट लाता है बॉडी के अंदर। लेकिन हम ये सब बातों पर गौर ही नहीं करते क्योंकि नॉलेज नहीं है। जबकि एक नॉर्मल इंसान का एक्सक्रीटरी सिस्टम इतना अच्छा होता है, अगर वो अच्छे से उसको पसीना होता है तो वैसे सॉल्ट निकल जाता है, यूरिनेशन ठीक है तो वैसे सॉल्ट निकल जाता है, डिफिकेशन कोई रोते हैं तो आंसू में से भी सॉल्ट निकल जाता है। तो बॉडी सॉल्ट को हमेशा बाहर ही फेंकता है, लेकिन हमको टेस्ट की पड़ी होती है, इसलिए हम सॉल्ट वाला खाना ही पसंद करते हैं। कई लोग हैं जो फ्रूट्स के ऊपर भी नमक छिड़क कर खाते हैं। अब फ्रूट के ऊपर जब नमक छिड़कते हैं, थोड़ी देर उसको पड़े रहने दीजिए, क्या होता है देखेंगे तो उसका रस है वो निकल जाता है, पूरा नहीं पर काफ़ी सारा रस निकल जाता है। तो उसका एसेंस ही तो है वो रस। रियल में कोई भी व्यक्ति करता क्या है, फ्रूट का जूस निकालेगा और वही पिएगा, कुचे फेंक देगा, या उल्टा करता है कि जूस फेंक देता है और कुचे खा जाता है? नहीं ना, वो जूस पीता है, क्योंकि रियल विटामिन्स, रियल जो न्यूट्रिशियस थिंग्स है वो सारी तो उस जूस में है। जबकि आप नमक छिड़कते हैं, वो बह जाता है, उसको तो आप फेंक देते हैं, ऊपर का फ्रूट आप खा लेते हैं। तो रियल में फ्रूट के ऊपर नमक कभी नहीं छिड़कना चाहिए। ये समझ हमारे अंदर होना, ये छोटी छोटी बातें हैं, ये सब नेचुरोपैथी में आता है। क्योंकि नेचुरोपैथी केवल कोई ऐसी पैथी नहीं है कि आपको ये प्रॉब्लम है ये ले लीजिए, वो प्रॉब्लम है वो ले लीजिए, ऐसी पैथी नहीं है। नेचुरोपैथी अर्थात अपने नेचर को नेचुरल बनाना। ये शरीर नेचर से बना है तो इसके नेचर को नेचुरल बनाना अर्थात नेचुरोपैथी करना। पुराने ज़माने की बात करेंगे। एक समय था जब हर घर में एक डॉक्टर होता था, बट विदाउट डिग्री, जिसके ऊपर हमें बहुत फेथ होता था, और वो डॉक्टर्स थे हमारे दादी और नानी। जब घर में बच्चा बीमार होता था, बुखार आता था, तो कोई पैरासीटामोल नहीं खिलाई जाती थी या सीधा उसको डॉक्टर के पास नहीं लेकर जाया जाता था। सबसे पहले गीली पट्टियाँ की जाती थी, उस बच्चे को आराम कराया जाता था, उसको हल्के से हल्की चीज़ खिलाई जाती थी, जैसे ढीली खिचड़ी या कोई सब्ज़ी या सूप या कोई काढ़ा। उसी में वो बच्चा ठीक हो जाता था। सर्दी ज़ुकाम होता था तो ऐसा नहीं कि चलो डॉक्टर के पास, कब तक परेशान होते रहेंगे, कब तक छींकते रहेंगे, नहीं। छींक आती थी तो वही दादी और वही नानी काढ़े पिलाते थे, सौंठ या अदरक या हल्दी वाला पानी पिलाते थे, या फिर गुड़ और घी डाल के राब बनाकर वो खिलाते थे। तो एनर्जी भी रहती थी, वो पचने में चीज़ें लाइट भी होती थी, और वो सारा जो भी कफ जमा होता था उसको निकालने में भी हेल्प करता था। तो हमारी दादी और नानी जब तक नॉलेजफुल थे तब तक डॉक्टर्स कम थे। आज किसी भी घर में या बहुत कम घर में ही ऐसे दादी नानी बचे हैं जिनको ये पुराने नुस्खे पता है। इसलिए थोड़ा भी कुछ हुआ नहीं कि चलो डॉक्टर के पास। और सभी को पता है डॉक्टर गोली देंगे, 1-2 दिन होंगे नहीं, वो सारा सीन चेंज हो जाएगा।
नेचुरोपैथी में ये सब बातें नहीं आती है, जबकि कहा जाता है कि ये सारे तीव्र रोग हैं। बुखार आना, सर्दी, जुकाम, ये सब होना ये तीव्र रोग है। तीव्र रोग अर्थात ये ऐसे रोग हैं जो तीव्रता से आते हैं और तीव्रता से जाते हैं, अर्थात उनकी क्रिया है आने और जाने की, रुकने की उनकी क्रिया नहीं होती है। तो इन सबको एक शुद्धिकरण का हिस्सा माना जाता था। पहले के टाइम में कहा जाता था कि अच्छा सर्दी जुकाम हुआ है, आराम करो, ठीक हो जाओगे। ऐसा नहीं कि गोली ले लो, इसको दबा दो, क्योंकि अगर कोई चीज़ दबती है तो कभी ना कभी वो स्प्रिंग की तरह उछलती भी है। कब, कैसे रूप में, वो कोई नहीं कह सकता। जैसे कफ शरीर के अंदर बढ़ता है तो उसके एक टिपिकल अलग प्रकार की रोगों की कैटेगरी है, वो आता है। जब शरीर में वायु बढ़ता है तो वायु से होने वाले रोगों की एक अलग कैटेगरी है। ठीक वैसे ही जब शरीर के अंदर पित्त, गर्मी बढ़ती है तो उसके रोगों की पूरी एक अलग कैटेगरी है। तो जो पुरानी पैथीज़ है, जैसे मैं आयुर्वेद कहूँगी या नेचुरोपैथी कहूँगी, उसमें सारी बैलेंस की बात आती है। जैसे हमने आगे सुना कि अभी सब बैलेंस डाइट की बात करते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, ये सब बैलेंस में होना चाहिए। तो रियल में तो बैलेंस इस चीज़ का भी होना चाहिए कि आप कितना खा रहे हैं और आप कितना अपने ऑर्गन्स को रेस्ट दे रहे हैं, अर्थात कितना ऑर्गन्स को काम दे रहे हैं और कितना ऑर्गन्स को रेस्ट दे रहे हैं, उसका भी बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। एक क्रिया है खाने की और दूसरी क्रिया है फास्टिंग की। क्या वो बैलेंस सिखाया जाता है? तो हम कहेंगे नहीं। इस शरीर की ज़रूरत क्या है? नींद इस शरीर की ज़रूरत है। सभी को पता है कि अच्छे से अच्छा रोज़ सोना चाहिए, लेकिन अच्छे से अच्छी नींद किस टाइम पर लेनी चाहिए, उससे हमारी हेल्थ जुड़ी हुई है। रात को केवल 6 से 8 घंटा सोना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जल्दी सोकर जल्दी उठना, 6 से 8 घंटे की नींद लेकर, वो इम्पॉर्टेंट है। जैसे रात को 9 से 10 बजे तक हम सो गए, सुबह 3, 4, 5 बजे उठ गए एकदम फ्रेश। अगर ऐसा हमारा लाइफस्टाइल है तो हम हेल्दी होने ही होने हैं। ठीक वैसे ही इस वर्ल्ड में मिलने वाली लगभग बहुत सारी चीज़ें हेल्दी ही है खाने के लिए। फ्रूट भी हेल्दी है, अनाज भी हेल्दी है, ड्राई फ्रूट्स भी हेल्दी है, लेकिन क्या चीज़ किसके खाने लायक है वो भी समझना ज़रूरी है। जैसे हम कई बार कहते हैं कि हम दूध क्यों पीते हैं, तो लोग कहते हैं कि कैल्शियम के लिए, प्रोटीन के लिए, फैट के लिए। तो एक सवाल है कि गाय खाती क्या है, तो हम कहेंगे घास खाती है। क्या उस घास में फैट रहता है, तो कहेंगे लगभग ना के बराबर। तो फिर उसके दूध में फैट कहाँ से आया? नेचुरली उसका बॉडी बना रहा है। तो गाय का बॉडी बना सकता है, हमारा भी बॉडी बना सकता है। तो फिर आर्ग्यूमेंट आती है कि गाय का स्ट्रक्चर अलग है, हमारा स्ट्रक्चर अलग है। ऐसा नहीं हो सकता कि गाय का बॉडी बना रहा है तो हमारा बॉडी भी बना ही देगा। समझने वाली बात है, हम गाय का भोजन अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं, वो घास खाती है, हम घास नहीं खा सकते। तो हमारा रियल भोजन क्या था? तो हमारा रियल भोजन फ्रूट था, सब्जियां थी, या कोई कोई फूल भी थे, कोई कोई पत्ते भी थे। लेकिन हमने ज़्यादातर हमारे डाइट में डाला अनाज, जो कि पंछियों का भोजन है। आप हर अनाज की रचना देखिए, वो गोल होता है। हमारे पास दांत है, हम चीज़ों को चबा सकते हैं। पंछियों के पास दांत नहीं होते, वो सीधा गोल गोल उसको चोंच से लेकर उतार देते हैं। और जब उनका पेट साफ होता है तो दाना पूरा नहीं निकलता है, वो क्रश होके पेस्ट होकर निकलता है। और हम इंसान इतने दांत होते हुए चबाते हैं, और अगर कोई दाना छूट गया तो नेक्स्ट डे वो साबुत दाना निकलता है। क्यों? उसको पचाने वाली हमारी सिस्टम नहीं है। लेकिन हमने पंछियों का खाना अडॉप्ट कर लिया, और आर्ग्यूमेंट हमारा है कि गाय वाला हम नहीं कर सकते, गाय फैट प्रोड्यूस कर सकती है, हम नहीं करते। लेकिन हमेशा ये बात बुद्धि में रखना, गाय का शरीर इसलिए बना रहा है क्योंकि वो उसको ऊपर से नहीं मिलता है।
वो नेचर के कनेक्शन में रहती है, इसलिए उसका बॉडी बना लेता है। और हम ह्यूमंस, अभी तो छोटा बच्चा पैदा हुआ नहीं, पता नहीं पीडियाट्रिक्स के क्या क्या प्रोडक्ट्स अभी तो मार्केट में है, वो खिलाना पिलाना शुरू कर देते हैं। मैंने तो ऐसा भी देखा है कि 3 साल के बच्चे को विटामिन डी की टैबलेट्स खिला रहे हैं। क्यों? डेफिशिएंसी क्रिएट ना हो जाए। अरे अभी तो जन्मा है, वो फूल उगा है अभी, उसको आप प्रकृति के टच में तो लाइए, उसको सूर्य प्रकाश का एक्सपोजर तो दीजिए। विटामिन डी की डेफिशिएंसी कैसे आ सकती है? कोई भी प्राणी में कभी आपने देखा कि उसको आर्थराइटिस हो गया हो, ऑस्टियोपोरोसिस हो गया हो, उसकी हड्डियां ऐसे ही चलते चलते टूट जाती हो? नहीं। क्यों? क्योंकि वो सारे नेचर के कनेक्शन में रहते हैं, वो इनफ सनलाइट लेते हैं। वैसे वर्ल्ड में किसको नहीं पता कि सनलाइट लेने से विटामिन डी मिलता है। तो मेरा क्वेश्चन है, क्या हम विटामिन डी लेते हैं नेचुरल सोर्स से, सूर्य से डायरेक्ट? या फिर हमें वो अच्छा नहीं लगता, मेहनत है, सुबह कौन जल्दी उठे, कौन बाहर बैठे, कौन धूप ले, इससे अच्छा मैं सो ना जाऊँ और विटामिन डी की एक टैबलेट खा लूँ। लेकिन हमेशा एक बात याद रखना, विटामिन डी की टैबलेट में केवल विटामिन डी नहीं होता है। उस टैबलेट को फॉर्मुलेट करने के लिए उसमें बहुत सारे बाइंडिंग एजेंट है, कलरिंग एजेंट है, फ्लेवरिंग एजेंट है, और भी पता नहीं क्या क्या होता है। आप केवल विटामिन डी नहीं खा रहे हैं, आप साथ में केमिकल्स खा रहे हैं। वैसे अगर आप मार्केट में जाए और 2 प्रकार के एप्पल रखे हो एक ही स्टॉल के अंदर, और एक जगह लिखा हो विथ पेस्टिसाइड्स और दूसरी जगह लिखा हो ऑर्गेनिक, प्राइस अगर दोनों का सेम ही है तो आप कौन सा चूज़ करेंगे? नेचुरली आपका हाथ सीधा ऑर्गेनिक फ्रूट पे जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर कोई पेस्टिसाइड नहीं छिड़का हुआ है, उसके ऊपर कोई केमिकल नहीं डाला गया है। तो ये सेंस है हमारे पास कि हमारे बॉडी में केमिकल नहीं जाना चाहिए। तो जब हम दवाई को प्रेफर करते हैं, क्या उस टाइम हमें ये सोच में नहीं आता कि ये केमिकल है, इसको नहीं खाना चाहिए? तो हम कहेंगे नहीं। उस टाइम पे हमें डेफिशिएंसी दिखती है। डेफिशिएंसी के साथ साथ आप उसका सोर्स भी देखिए। कोई भी चीज़ का एक सोर्स नहीं होता है, मल्टीपल सोर्सेस होते हैं। जैसे बहुत लोगों का एक आर्ग्यूमेंट रहता है कि हम तो नॉन वेजिटेरियन नहीं है, हमें B12 कहाँ से मिलेगा? तो कुछ लोग दही खाते हैं, फिर एक वीडियो कोई यूट्यूब में डालेगा कि दही के अंदर गुड़ डाल के हिलाते रहो, फिर उसको कुछ टाइम रहने दो, ऐसे बैक्टीरियाज प्रोड्यूस होंगे जो विटामिन B12 बढ़ जाएगा। पता नहीं, ऐसे मार्केट में हंड्रेड्स ऑफ वीडियोस मिलेंगे आपको जिसमें कहा जाएगा कि विटामिन B12 के लिए ये खाइए वो खाइए। फिर भी इतना कुछ खाने के बाद भी हमने तो इतने केसेस देखे हैं कि विटामिन B12 की डेफिशिएंसी फिर भी रहती ही है। तो हम तो यही कहते हैं कि आप अपनी आंतों को क्लीन कीजिए पहले, क्योंकि आंतें ही है जो एब्जॉर्ब करने का काम करती है जो भी आप खाते हैं उसके अंदर से। अगर एब्जॉर्ब करने वाला ऑर्गन ही ठीक नहीं होगा, आप कितना भी हेल्दी खा लो, आप रियल में पोषण नहीं पाएंगे। वैसे आप अगर रोज़ स्प्राउट्स खाते हैं तो उसमें से विटामिन बी कॉम्प्लेक्स अच्छे से अच्छा मिलता है। अभी स्प्राउट्स तो मूंग का भी हो सकता है, चने का हो सकता है, मेथी का हो सकता है। बहुत लोग ऐसा करते हैं, सुबह उठकर ही पूरा एक बड़ा कटोरा भर के स्प्राउट्स खाते हैं। तो रियल में कौन सी चीज़ हेल्दी है वो तो है, लेकिन किस टाइम पर खानी चाहिए वो भी बहुत मैटर करता है। कितनी क्वांटिटी में खाना चाहिए वो भी मैटर करता है। जैसे अगर किसी का पाचन अच्छा है, वो थोड़ी छोटी कटोरी भर के स्प्राउट्स खा भी ले भोजन के टाइम या भोजन से थोड़ा पहले, तो वो अच्छा है। लेकिन अगर कोई रोगी है, वो कटोरा भर के खा ले तो उसकी पाचन ही सक्षम नहीं होती है, वो कैसे उस हैवी चीज़ को पचा पाएगा? पचेगा नहीं, वो चीज़ और ही सड़ेगा, वही गैस पैदा करेगा, वही डिस्कम्फर्ट पैदा करेगा। इसलिए हर चीज़ को खाने का एक टाइम होता है, एक मात्रा होती है, उसी अनुसार और सीज़न अनुसार लेना चाहिए। जैसे मैं दही की बात करूँगी, कोई पूछे कि दही हेल्दी है तो कहेंगे हाँ दही हेल्दी है, खाना चाहिए। कब?
तो दही को सुबह खाना चाहिए, छाछ दोपहर में खानी चाहिए, और रात को तो उसको याद भी नहीं करना चाहिए, खाना तो दूर की बात है। सीज़न अनुसार जैसे गर्मी का मौसम है तो कम लेना चाहिए। बहुत लोग छाछ ठंडी है करके खाते हैं, लेकिन दही की तासीर रियल में गर्म है, इसीलिए तो उसके अंदर जीरा पाउडर डाला जाता है ताकि ठंडक मिले इस शरीर को। तो ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं जो हम आगे दूसरे सेशन में लेंगे।